गुड आफ्टरनून बच्चों, वॉइस आ रहा है क्या? गुड आफ्टरनून। एम आई ऑडिबल? ओके, देखो तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सब लोग आ गए क्लास में? गुड आफ्टरनून बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करें क्या? सभी को वॉइस आ रहा है? सब लोग आ गए क्लास के अंदर? लास्ट टाइम वाला मैंने जो भी पढ़ाया था क्या सभी ने पढ़ लिया? बेटा लास्ट टाइम हमने जो भी पढ़ा था क्या सभी ने पढ़ लिया? उसमें किसी को कुछ पूछना है? क्लियर? चलो तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। हमें आज क्या पढ़ना है? बाइनोमियल सिस्टम चल रहा था ना हम लोगों का, बाइनोमियल सिस्टम, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कुछ ऐसा चल रहा था ना। बाइनोमियल सिस्टम क्या पढ़ाया था मैंने? चलो तो हम लोग अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये बताओ, मैंने कुछ गैस्पर्ड बोहेन अंकल का नाम लिया था क्या लास्ट टाइम? क्या गैस्पर्ड बोहेन अंकल का नाम लिया था मैंने? ओके, मतलब गैस्पर्ड बोहेन अंकल के बारे में बता दिया था। ओके, चलो तो देखो बेटा, बाइनोमियल सिस्टम, बाइनोमियल सिस्टम में मैंने बताया था कि देखो इसकी जो शुरुआत थी ना, ये गैस्पर्ड बोहेन अंकल ने की थी, है ना। गैस्पर्ड बोहेन ने सबसे पहली बार इसको प्रपोज्ड किया था, और उन्होंने अपनी बुक में इसके बारे में बताया था, पाइनेक्स थिएटर बॉटनिका वाली में। याद आ रहा है? मैंने बोला था ना थिएटर जाओगे क्या? याद आ रहा है ना? उसमें बताया था। लेकिन जब लोगों ने इनसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे कि भैया इसको एक्सप्लेन तो करिए, लेकिन ये जो गैस्पर्ड साहब थे, ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, ये एक्सप्लेन कर ही नहीं पाए बाइनोमियल सिस्टम को जिसकी ये बात कर रहे थे। तब क्या हुआ कि उन्होंने छोड़ दिया ये नोमेनक्लेचर, बोले कि मैं तो नहीं कर सकता। उसी वक्त थे फेवरेट साइंटिस्ट कौन थे? लीनियस अंकल। कौन थे? लीनियस अंकल। तो लीनियस अंकल ने गैस्पर्ड साहब की लिखी हुई जो भी बुक्स थी, पेपर थे, उन सबको स्टडी कर लिया, उन सबको स्टडी कर लिया, और उसमें से कुछ करेक्शन करके, उसमें से करेक्शन करके बाइनोमियल सिस्टम दे दिया। समझे क्या? समझे क्या? तो यानी कि मैंने यहाँ पे बोला कि सर हम लोगों के साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस अंकल थे, है ना। कैरोलस लीनियस, इन्होंने क्या किया? इस नोमेनक्लेचर को इस्तेमाल कर लिया, जो उन्होंने नोमेनक्लेचर बोला था, उस नोमेनक्लेचर को उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। यानी कि ही यूज्ड दिस नोमेनक्लेचर, जो भी उन्होंने बोला था।
है ना, नोमेनक्लेचर। और फिर क्या किया, नोमेनक्लेचर सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम, और उन्होंने पूरे लार्ज स्केल पे ना इसको पब्लिश कर दिया। लार्ज स्केल एंड proposed scientific name of plants एंड एनिमल्स। इन्होंने क्या किया, कैरोलस लीनियस अंकल ने, भाई जो भी नोमेनक्लेचर के रिगार्डिंग गैस्पर्ड बोहिन साहब की जो बुक्स थी, पेपर थे, उसको स्टडी कर लिया, उसमें कुछ करेक्शंस कर लिए, और बाइनोमियल सिस्टम फुल लार्ज स्केल पे इन्होंने प्रपोज कर दिया, दे डाला, और जिसमें इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के साइंटिफिक नेम दे दिए। जितने प्लांट्स थे, एनिमल्स थे उस वक्त, सारे के सारे प्लांट्स का, एनिमल्स का साइंटिफिक नेम इन्होंने दे दिया। क्लियर। अब बताओ, यहां तक कोई परेशानी किसी को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। इसीलिए लीनियस अंकल को क्या माना जाता है, क्या माना जाता है भाई लीनियस अंकल को, फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम, फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम। क्लियर है क्या, फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम माना जाता है इसको, आप फादर भी कह सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो लीनियस साहब ने साइंटिफिक नेम्स दिए थे प्लांट्स के, एनिमल्स के, कहाँ पे दिए थे, कुछ तो दिया होगा, कोई बुक्स तो होंगी, समझे कि नहीं। ये नोट किया है, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। देखो, लीनियस रोट फॉलोइंग बुक्स, उन्होंने कुछ किताबें लिखी इसके लिए। कौन कौन सी लिखी, देखो भाई, सबसे पहली उन्होंने लिखी स्पीसीज प्लांटेरम। कौन सा लिखा, स्पीसीज प्लांटेरम। तो देखो, इस नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि सर स्पीसीज प्लांटेरम, प्लांटेरम मतलब प्लांट्स, ये बुक किसके लिए थी, फॉर प्लांट्स। समझे क्या, किसके लिए थी, फॉर प्लांट्स। को इसमें क्या दिया गया, साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स दिए गए। क्या दिए गए, साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट। क्लियर है क्या, इस बुक का नाम क्या है, स्पीसीज प्लांटेरम। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सिस्टम दिए गए। ये पहला बार, यानी कि ये जो था स्पीसीज प्लांटेरम, पहला इनिशिएशन था बाइनोमियल सिस्टम के लिए। समझे कि नहीं समझे, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सिस्टम इसमें साइंटिफिक नेम दिए गए। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर ये ठीक है, साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स दिए, ये सबसे पहली बार स्पीसीज प्लांटेरम पब्लिश्ड कब हुई, पब्लिश्ड का कोई डेट तो होगा कि भाई, होगा कि नहीं, पब्लिश्ड कब हुई पहली बार, तो पब्लिश्ड हुई थी 1 मई 1753 को। किसी का बर्थडे आता है क्या, मई के मंथ में, मई के मंथ में किसी का बर्थडे आता है। हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल। समझ में आया बेटा, सबसे पहली बार नाम स्पीसीज प्लांटेरम दिया गया, कब दिया गया, 1 मई 1753 को। So this was the initiation of binomial system for plants. समझे कि नहीं, so this was the initiation of binomial system,
फॉर प्लांट्स। अब सुनो आगे वाली ये कहानी कि नॉमेनक्लेचर कब दिया गया, 1753 को। ध्यान से सुनना, 1 मई 1753 को दिया गया नॉमेनक्लेचर। तो याद रखो कि इस डेट से पहले का जो भी नॉमेनक्लेचर है वो माना नहीं गया। बिफोर दिस डे, देखो मैं लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होना। बिफोर दिस डे क्रॉस लगाया, मतलब कि इस दिन से पहले का जो भी नॉमेनक्लेचर था वो सब फेल हो गया, कुछ भी वैलिड नहीं रहा। और इस डेट के बाद जो भी दिया गया आफ्टर दिस डेट वो सब वैलिड है। क्लियर है क्या? समझ में आया क्या मैंने क्या लिखा है? कि बेटा 1753 जो है, 1 मई 1753 से पहले के जो भी नॉमेनक्लेचर दिए गए, जो सिस्टम दिए गए, वो सब वैलिड नहीं है, वो सब फेल हो गए, वो आज के टाइम पे एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है ना? यानी बिफोर दिस डेट इज नॉट एक्सेप्टेड, नॉमेनक्लेचर बिफोर दिस डेट इज नॉट एक्सेप्टेड। क्लियर? जो तो कोई भी नाम इस डेट से पहले प्रपोज किया गया होगा ना प्लांट्स के लिए, वो एक्सेप्ट नहीं है। क्लियर? आगे चलें क्या? आगे चलें क्या? क्लियर है क्या? नोटेड। अब आगे की बात सुनिए कि सर ये तो आपने प्लांट्स के लिए बता दिया, अब एनिमल्स के लिए भी तो बताइए। तो इस एनिमल्स के लिए बुक दी गई सिस्टमा नेचुरी। क्या दी गई? सिस्टमा नेचुरी। अब ध्यान से सुनो पहले, सिस्टमा नेचुरी किसके लिए दी गई? फॉर एनिमल्स। अब ये जो बुक है सिस्टमा नेचुरी है, नेचुरी, इसको कोई भी बच्चा नटूरे, नेचर ऐसा नहीं बुलाएगा, नटूरी नहीं बुलाएगा, समझे कि नहीं? सिस्टमा नेचुरी। कोई भी इसको नटूरे, नटूरी, नटूरा ऐसा वर्ड नहीं बुलाएगा, ऐसा प्रोनाउंसिएशन नहीं करेगा। क्लियर है क्या? सिस्टमा नेचुरी। हेलो? क्लियर बेटा? अंडरस्टूड? ठीक है। अब ये पब्लिश्ड कब की गई, किसके लिए थी? साइंटिफिक नेम फॉर एनिमल्स किसके लिए थी? साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स दिए गए इसमें। कब दी गई? पब्लिश्ड कब हुई है? पब्लिश्ड, पब्लिश्ड कब हुई? 1 अगस्त 1758 को ये दी गई। इसका एडिशन पूछा जाता है कि भैया कौन सा एडिशन दिया गया था, सिस्टमा नेचुरी का कौन सा एडिशन था? 10th एडिशन, याद रखना। तो अब यहां से समझ में आ जाएगा कि सर ये जो 1758 जो डेट दिया है एनिमल्स के केस में, अब इससे पहले का, यानी कि ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी वॉइस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को, है ना? तो सिस्टमा नेचुरी उन्होंने एनिमल्स के लिए दे दी। कब दी? 1 अगस्त 1758 को दी। कौन सा इसमें एडिशन दिया गया? 10th एडिशन दिया गया। समझे कि नहीं? तो ऐसा माना गया कि भैया ये जो बाइनोमियल सिस्टम है ये एनिमल्स का कब स्टार्ट हुआ? 1 अगस्त 1758 को। तो अब याद रखिए कि एनिमल्स को छोड़कर आप किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बात करिए, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉफ, तो अगर इनका डेट पूछे तो कौन सा डेट लिखेंगे? 1 मई 1753। क्लियर है क्या? मैं लिख देता हूं यहां पर समझने के लिए कि प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स,
यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, कॉमा ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ एटसेट्रा। अगर ऐसा कुछ पूछता है, इसका क्या पूछे, डेट पूछे, तो आप क्या डेट बताएंगे? 1 मई 1753 इज वैलिड। क्लियर है क्या? ये वैलिड है। अगर वहीं पे वो पूछे, इफ आस्क्ड, अगर वो वहीं पे पूछता है बेटा क्या, कि मुझे ये बताइए इंसेक्ट, इंसेक्ट का डेट, मैमल्स का डेट, क्लियर, या अर्थवॉर्म, इनका डेट, एटसेट्रा, अगर कुछ ऐसा पूछता है, देन कौन सा डेट वैलिड है? 1 अगस्त 1758 इज वैलिड। क्लियर है क्या? कोई डाउट तो नहीं है? क्यों? अब कोई कहेगा सर क्यों? बिकॉज दीज आर एनिमल्स। एम आई क्लियर? तो आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं आईसीबीएन की। किसकी बात करते हैं? आईसीबीएन की। देखो भाई, आईसीबीएन, इसमें ना फुल फॉर्म, इसका फुल पेज कैसे होगा ये नहीं बताता इसके अंदर। इसका फुल पेज कहाँ से होगा? देखो भाई, आईसीबीएन, ये आईसीबीएन क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, हो सकता है किसी बच्चे ने सुना हो, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। बेटा स्लाइड का जो अगर किसी का कुछ छूट गया है ना, मैं ग्रुप पर डाल दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? तो देखो, आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है ना? बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, बोटेनिकल समझते हो ना? इंटरनेशनल बोटेनिकल ऑफ नोमेनक्लेचर। अब आईसीबीएन का ये जो फुल फॉर्म है ना, वो करेक्ट फुल फॉर्म ये है। अब हुआ क्या, अगर आप देखोगे ना एनसीईआरटी को, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें यहाँ इस ऑफ की जगह फॉर लिखा हुआ है। समझे क्या? क्या लिखा हुआ है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। अब सुनो, इसके पीछे की कहानी बताता हूं मैं कि क्या हुआ। कि एनसीईआरटी में ना आईसीबीएन का जो फुल फॉर्म है वो रियल फुल फॉर्म है ये वाला, लेकिन एनसीईआरटी में दिया है ये वाला। अब ऐसा क्यों कि एनसीईआरटी में फॉर दिया है? तो क्या हुआ था कि एनसीईआरटी ना 2006 के टाइम पे प्रिंट हुई थी। 2006 के टाइम पे प्रिंट हुई थी। तो जब प्रिंट हुआ तो उसमें मिस प्रिंट आया। उसमें क्या आया? इस फुल फॉर्म का मिस प्रिंट आया। तो एआईपीएमटी वालों ने इसको करेक्ट करने के लिए भाई उनको लेटर लिखा, सीबीएसई वालों को, भाई आपके आपने ना आईसीबीएन का फुल फॉर्म गलत लिखा है, आप इसको करेक्ट कर दीजिए, ये मिस प्रिंट है ना? अब सीबीएसई वाले जो है ना वो इतने ज्यादा आलसी लोग हैं कि पूछो मत, बहुत ज्यादा आलसी लोग हैं। अब हुआ क्या कि सीबीएसई वालों ने तो चेंज किया नहीं। अब एआईपीएमटी वालों ने क्या किया कि सन 2007 में, 2007 में क्वेश्चन दे दिया। क्या दे दिया? क्वेश्चन दे दिया। क्या क्वेश्चन दिया? उन्होंने क्वेश्चन दिया
कि बताओ भाई आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर, आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर, उन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया। तो यहाँ पे ना चार ऑप्शन आए थे, ABCD, है ना, चार ऑप्शन आए थे। तो एक तो ऑप्शन ये वाला था, ए वाला, इंटरनेशनल वाला, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। दूसरे ऑप्शन में उन्होंने दिया था इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इस तरीके से। अब हुआ क्या, जो बच्चे क्लास में समझ के गए थे, जो बच्चे क्लास में समझ के गए थे, वो तो आंसर लगा के आए कौन सा वाला, ए वाला। और जो बच्चे रट्टा मार के गए थे, वो लगा के आए डी वाला, और गलत हो गया। समझे कि नहीं समझे? तो आईसीबीएन का जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है। वहां पे फॉर नहीं है, वो मिस प्रिंट है। आधे से ज्यादा जनता को इसके बारे में पता ही नहीं है। और 2020 में एडिशन में भी फॉर है ना, हाँ। क्योंकि सीबीएसई वाले, बोला ना मैंने, सीबीएसई वाले बहुत ही ज्यादा कैसे हैं, आलसी लोग हैं। इतने आलसी हैं कि जो छाप दिया उसको चेंज भी नहीं कर रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? एडिशन पे नाम डाल देते हैं कि नया एडिशन आया है, एडिशन कुछ नहीं होता है उसमें। समझे? फिर से अगली बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बच्चे फॉर लगा के आएंगे। आधी से ज्यादा जनता को, आधी से ज्यादा फैकल्टी को ये नहीं पता कि यहाँ पे फॉर है और यहाँ पे ऑफ होना चाहिए, तो इसके पीछे की कहानी क्या है। समझे कि नहीं? वो फॉर ही पढ़ाते हैं, उनको इसकी कहानी ही नहीं पता है कि आईपीएमटी ने इस तरीके से सीबीएसई वालों को ठीक करने के लिए क्वेश्चन दे दिया था उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर में ही, फिर भी वो लोग नहीं सुधरे। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है क्या? ठीक है। एज इट इज, ये तो आईसीबीएन है। एज इट इज आईसीजेडएन भी तो है। जेड में क्या आ जाएगा, जूलॉजिकल। एनसीईआरटी चेक करना, जूलॉजिकल में ऑफ लगा हुआ है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। देखना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये एनिमल के लिए है, ये किसके लिए दिया गया है, एनिमल के लिए। ये किसके लिए है, प्लांट के लिए। तो भैया ये मिस प्रिंट है ना, है कि नहीं? तो आईसीबीएन में बेटा क्या दिया गया है, क्या दिया गया आईसीबीएन में, कलेक्शन ऑफ रूल्स रिगार्डिंग साइंटिफिक nomenclature of plants known as आईसीबीएन। उसको क्या कहते हैं, आईसीबीएन कहते हैं। अब सुनो, तो सबसे पहली बार ये जो आईसीबीएन था, पहली बार आया कब, ये जो आईसीबीएन था ये आया कब, आईसीबीएन वाज फर्स्ट, ये डेट भी आ चुकी है, फर्स्ट एक्सेप्टेड इन 1961। कब आया था, फर्स्ट एक्सेप्टेड इन 1961 में ये आया था। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब सुनो, अब क्या कहानी है, कहानी ये है इसमें कि आईसीबीएन जो है ना, मेरी बात सुन रहे हो ना, आईसीबीएन जो है बेटा, ये एक बुक है। क्या है, आईसीबीएन एक बुक है, ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन। समझे क्या? आधी से ज्यादा जनता को तो यही नहीं पता कि ये बुक है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन। तो आईसीबीएन इज अ बुक, नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर क्या?
सबसे पहली बार इसको कब दिया गया? 1961 में। कब दिया गया? 1961 में। क्लियर? बेटा कोई कुछ बोल नहीं रहा। हेलो, ठीक है, अब सुनो। तो ये जब बुक दिया गया ना, आईसीबीएन, कब दिया गया? 1961 में। तो क्या बोला गया इसमें? बोला गया कि भाई इसमें कहा गया कि अगर कोई भी साइंटिस्ट किसी भी प्लांट्स का नोमेनक्लेचर करेगा तो उसे आईसीबीएन के जो बुक्स की जो रूल्स हैं उसी को ही फॉलो करना पड़ेगा। क्या बोला? कि कोई भी साइंटिस्ट किसी भी प्लांट्स का नोमेनक्लेचर करेगा तो उन्हें आईसीबीएन बुक की रूल्स को ही फॉलो करना पड़ेगा। मान लो जैसे बड़े होकर आप कुछ बड़े साइंटिस्ट बनोगे, हो सकता है नोमेनक्लेचर वगैरह करो, तो आपको आईसीबीएन को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर क्या? और साथ में ये भी बोला गया कि इस बुक में ये भी कहा गया है कि अगर इस आईसीबीएन बुक में कोई करेक्शन है या कोई मिसिंग है तो इसके बारे में भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। समझे क्या? साथ में इस बुक में ये भी कहा गया है कि अगर इस बुक में कोई भी करेक्शन होना है या कोई मिसिंग है तो इसको आप रिपोर्ट करें। समझे कि नहीं समझे? तो फिर क्या किया गया कि आईसीबीएन में करेक्शन किए गए। आईसीबीएन में करेक्शन किए गए। करेक्शन करने के बाद इसको 1975 में फिर से रिवाइज्ड पब्लिश किया गया। फिर से पब्लिश किया गया, रिवाइज्ड पब्लिश। समझे क्या? 1975 में। हेलो, क्लियर? ठीक है, तो देखो आईसीबीएन जो था ना बेटा, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? आईसीबीएन ये सबसे पहली बार 1961 में आया, फर्स्ट टाइम पब्लिश। फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था। फिर ये 1975 में आया। इसमें इसका रिवीजन किया गया, फिर से करेक्शन जो थे वो करेक्शन सही किए गए और इसको फिर से पब्लिश किया गया। रिवीजन पब्लिश्ड आया। ठीक है ना? 1978 में इसको फिर से पब्लिश किया गया तो इसको सेकंड टाइम पब्लिश बोला गया। ठीक है, और अब ये एवरी 6 ईयर्स पर रिवाइज्ड होती है। समझे कि नहीं? नाउ इट रिवाइज्ड आफ्टर एवरी 6 ईयर्स। ठीक है, और अब ये हम हर 6 साल बाद रिवाइज की जाती है। क्लियर है क्या? बोलो। हेलो, कॉपी कर लो इसको, समझ लो। ठीक है, अब सुनो बेटा, अब कहानी सुनो यहाँ पे। कहानी क्या है? अरे क्या हो गया इसको? हाँ, कहानी सुनो कि क्या कहानी है कि 1753 में लीनियस ने दिया था। लीनियस गेव बाइनोमियल 1753 में दिया था ना उन्होंने, है ना? लेकिन ये पब्लिश कब हुआ आके? आईसीबीएन की जो बुक बनी ये कब बनी?
1961 में। क्यों भाई? तो लीनियस के इस बाइनोमियल को आईसीबीएन के फॉर्म में लाने के लिए कितने साल लग गए? बेटा कितने साल लग गए ये तो बताओ। मेरे ख्याल से 207 साल कुछ लग गए। क्यों भाई? बाइनोमियल से आईसीबीएन आने में। क्यों भाई? कितने साल लग गए? 207 साल। कोई बता सकता है इसकी कहानी कि ऐसा क्यों, इतना साल क्यों लग गया, क्या हुआ? ये 207 साल करीब क्यों लग गए यहाँ पे? बता सकता है कोई कहानी? देखो कहानी सुनोगे उसकी, ये 207 साल पुरानी, ये क्यों हुआ, इसमें इतना वक्त क्यों लगा, ये बाइनोमियल आईसीबीएन के फॉर्म में कब आया, 1961 में आया, इतने साल कैसे लग गए, है ना? तो सबसे पहली बात ना, बच्चे ना बड़े कंफ्यूज होते हैं, सर ये आईसीबीएन बाइनोमियल, अरे भैया ये सब सेम है। बाइनोमियल 1753 में बोला जाता था इसको, उस बाइनोमियल सिस्टम को 1961 में आईसीबीएन बुक की फॉर्म दी गई। समझे ना? तो इतने साल कैसे लग गए, क्या है इसके पीछे की कहानी, सुनो ध्यान से। कि लीनियस की जो स्पीसीज प्लांटेरम थी, लीनियस की जो स्पीसीज प्लांटेरम थी, वो सिर्फ पेरिस की लाइब्रेरी में ही अवेलेबल थी। चाहो तो हिंदी, गुजराती, मराठी, इंग्लिश, जर्मन, जो भी लैंग्वेज आती है उसमें लिख लो इसको। ठीक है, मैं बड़े आराम से बोलूंगा इस कहानी को। ठीक है, तो लीनियस की स्पीसीज प्लांटेरम सिर्फ पेरिस में ही अवेलेबल थी, पेरिस की लाइब्रेरी में। क्लियर? तो इन 207 साल में जिस किसी भी देश के, इन 207 सालों में जिस किसी भी देश के साइंटिस्ट को अगर लगता था कि भाई उन्होंने किसी न्यू प्लांट की डिस्कवरी की है, तो उनको ना उस प्लांट की, या उस प्लांट की कोई स्पेसीमेन या हर्बेरियम शीट को पेरिस लेके जाना पड़ता था। कहाँ लेके जाना पड़ता था? पेरिस लेके जाना होता था। ठीक है, तो साइंटिस्ट के द्वारा जो भी कैरेक्टर ऑब्जर्व किए गए, वो पेरिस की लाइब्रेरी में जमा करना होता था, जो भी कैरेक्टर्स उन्होंने ऑब्जर्व किए थे। ठीक है, तो लाइब्रेरियन जो था वहां पे, जो लाइब्रेरियन उस कैरेक्टर को स्पीसीज प्लांटेरम में प्रेजेंट कैरेक्टर से मैच करता था। ठीक है कि नहीं? तो पता चलता था कि अरे ये तो पहले से ही, ये प्लांट तो ऑलरेडी डिस्कवर्ड है ना? और ऐसा ना इंसिडेंट बहुत बार हुआ, ऐसा इंसिडेंट वहां पे बहुत बार हुआ। समझे कि नहीं समझे? है ना? बहुत बार हुआ। तो सभी साइंटिस्ट ने मिलके ये डिसाइड किया कि भाई ये जो है, हम एक आईसीबीएन बुक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम एक आईसीबीएन बुक बनाएंगे जिसमें हम सभी प्लांट्स के जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको प्रिंटेड करेंगे, उनको प्रिंट करेंगे। ठीक है, अगर किसी भी साइंटिस्ट को न्यू प्लांट की डिस्कवरी करनी होगी, है ना, तो वो उस प्लांट के कैरेक्टर को आईसीबीएन में प्रेजेंट कैरेक्टर से मैच करेगा। और अगर मैच नहीं होगा तो इट वाज कंफर्म्ड कि दैट प्लांट इज न्यू स्पीसीज। समझे कि नहीं समझे? तो अब इस आईसीबीएन को पूरे वर्ल्ड वाइड अवेलेबल करा दिया गया है, ताकि किसी भी साइंटिस्ट को पेरिस ना जाना पड़े। समझे क्या? क्लियर है क्या? कैसी लगी कहानी? तो देखो भाई, आगे 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 हम लोग बात करते हैं आईसीबीएन के रूल्स की। रूल्स ऑफ आईसीबीएन। ठीक है, रूल्स ऑफ आईसीबीएन। रूल्स ऑफ आईसीबीएन, समझते हो रूल्स ऑफ आईसीबीएन?
अब देखो इस रूल्स में क्या किया गया, इसमें बोला गया, इस सिस्टम में, बाइनोमियल सिस्टम में बोला गया कि कोई भी स्पीसीज हो उसके दो कंपोनेंट होंगे, उसके नाम में दो कंपोनेंट होंगे। जैसे तुम्हारे नाम में है कि नहीं, जैसे मेरे नाम में है रजत अग्रवाल, दो नाम है ना मेरे, मतलब मेरे ही नाम में दो कंपोनेंट है ना। तो एज इट इज यहाँ पे भी बोला गया क्या, कि कोई भी स्पीसीज हो, नेम ऑफ स्पीसीज हैज टू कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। अच्छा, कौन कौन से, तो देखो, पहला होगा जेनेरिक नेम। क्या होगा, जेनेरिक नेम। प्लस दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट नेम, स्पेसिफिक एपिथेट। अब सुनो, ये जो जेनेरिक नेम है ये क्या शो करता है बेटा, ये रिप्रेजेंटेड बाय ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। समझो ध्यान से, ये क्या शो करेगा, रिप्रेजेंटेड बाय ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, नेम ऑफ जीनस। क्या आता है यहाँ पे, नेम ऑफ जीनस। अब स्पेसिफिक एपिथेट में क्या होगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंटेड बाय अ इंडिविजुअल कैरेक्टर। क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंटेड बाय इंडिविजुअल कैरेक्टर। क्लियर है क्या, बोलो। क्लियर। अब सुनो, अब क्या कहानी है, कि आप ना अकेला स्पेसिफिक एपिथेट का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर आप अकेला स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं ना, तो इसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है। याद रखिए कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस या तो जीनस का होता है या स्पीसीज का होता है ना। स्पेसिफिक एपिथेट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। समझे कि नहीं समझे, क्लियर। मैंने बोला कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस या तो उस जीनस का है या उस स्पीसीज का है। स्पेसिफिक एपिथेट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुनो, मैंने क्वेश्चन दिया है इसे कि इंडिका इज व्हाट। मैंने ऐसे पूछा, इंडिका इज व्हाट, तो आंसर में क्या दोगे, क्या दोगे भाई आंसर में, बोलो। कहाँ गया ये, दिखाई क्यों नहीं दे रहा, बोलो क्या दोगे आंसर में। स्पेसिफिक एपिथेट ऑफ मैंगो, नहीं। इंडिका क्या है, इंडिका तो कार भी आती है ना मार्केट में, टाटा वालों की। तो इंडिका क्या है, इंडिका इज नथिंग, इंडिका इज नथिंग, समझे कि नहीं। ये कुछ भी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैंगी फेरा सुना है ना, मैंगी फेरा इंडिका। अब जैसे मैंने ऐसे लिखा, सराका इंडिका, ये अशोक ट्री का साइंटिफिक नेम है। तो सराका इंडिका, इसका कुछ मतलब है कि नहीं, एग्जिस्टेंस है कि नहीं है।
अगर मैं ऐसे लिखता हूं इंडिका, तो इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है सर, फालतू का है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं सराका, तो इसका एग्जिस्टेंस है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि लेगुमिनेसी फैमिली को बिलोंग करता है ना। बिल्कुल है इसका एग्जिस्टेंस सराका। ये कैपिटल एस आएगा यहाँ पे। क्लियर हुआ क्या? कुछ समझ में आया? जो मैंने कहा उसका लाइन समझ में आया, क्या है उसका मतलब? बोलो। दिमाग की बत्ती जली? या फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं, चलो। ये तो याद होगा, सोलेनम। और भूल जाओ सारे गम। ट्यूबरोसम, सोलेनम, ट्यूबरोसम, याद है क्या कुछ? इसका कुछ एग्जिस्टेंस है क्या सोलेनम ट्यूबरोसम का? यस सर, पोटैटो है। क्या सोलेनम का कुछ एग्जिस्टेंस है? यस सर, बिल्कुल है। क्या ट्यूबरोसम का कोई मतलब है क्या? इसका कोई एग्जिस्टेंस है क्या? नहीं है सर, कैसी बात करते हो, कुछ नहीं है। समझ में आ गया ना? क्लियर? किसी को कोई परेशानी? आगे चलें। अब सुनो, तो देखो, फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया सोलेनम ट्यूबरोसम। अब हम इसके रूल्स पढ़ाता हूं मैं आपको। सोलेनम ट्यूबरोसम, TUBEROSUM, सोलेनम ट्यूबरोसम। मैंने एक और ले लिया मैंगीफेरा इंडिका। ये किसका है? मैंगो का है ना? तो देखो, ये जो सोलेनम है, ये क्या शो करता है? जेनेरिक नेम। क्या शो करेगा? जेनेरिक नेम। और ट्यूबरोसम क्या बताएगा? स्पेसिफिक एपिथेट। क्लियर क्या? बिल्कुल एज इट इज भी यहाँ पे होगा ये। क्लियर? कोई परेशानी नहीं ना? अब देखो कि प्लांट नोमेनक्लेचर में, इन प्लांट नोमेनक्लेचर, फॉर एग्जांपल ICBN, plutoniums आर नॉट वैलिड। प्लूटोनियम्स वैलिड नहीं है ना? प्लूटोनियम्स वैलिड नहीं है। अब आप कहोगे सर ये प्लूटोनियम्स क्या है? कहोगे ना। लेकिन ये एनिमल में वैलिड होते हैं, बट वैलिड इन ICZN, ICZN में ये वैलिड होते हैं। अब होता क्या है प्लूटोनियम, ये समझो। इसका एग्जांपल देता हूं मैं प्लूटोनियम्स का, समझो। नाजा, नाजा सुना है क्या कुछ कभी? नाजा, 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 नाजा सुना है? नाजा, नाजा बोलते हैं इंडियन कोबरा को। किसको बोलते हैं? इंडियन कोबरा को। तो ये प्लूटोनियम क्या होता है, पहले ये समझो कि जो स्पेसिफिक नेम है और जेनेरिक नेम है, वो सेम नहीं होगा। समझे कि नहीं? ये जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट नेम सेम नहीं होगा प्लांट के केस में। अगर सेम होगा तो हम इसको क्या बोलते हैं? प्लूटोनियम। समझे क्या? सेम है कि नहीं? जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट नेम सेम है, सेम है, तो इसी को बोलते हैं प्लूटोनियम। तो दीज आर वैलिड इन ICZN, जैसे कि नाजा, नाजा। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं दे देता हूं, रेटस, रेटस। रेटस, रेटस मतलब रेट। जैसे घर में चूहे हो जाते हैं ना, चू रेट बहुत सारे हो जाते हैं, तो अगली बार जब आपको रेट दिखे घर में, तो मम्मी को बोलना, मम्मी रेटस, रेटस बहुत हो गए हैं। है ना? समझे क्या? प्लूटोनियम, ये यहाँ पे राइट है। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट ICBN,
तो ये मैंगी फेरा, अगर मैं लिखता हूं ऐसे मैंगी फेरा, मैंगी फेरा, ये रॉन्ग है। समझे क्या? दिस इज नॉट वैलिड। जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम शुड नॉट बी सेम इन प्लांट्स। क्लियर है क्या? बोलो फटाफट। अब आप कहोगे कि सर ये तो बता दीजिए कि प्लांट्स में तो वैलिड नहीं है, एनिमल्स में वैलिड है। ऐसा कैसे हो गया? कुछ तो इसके पीछे भी कहानी रही होगी ना, क्यों भाई? कुछ तो कहानी रही होगी ना इसके पीछे। तो देखो, इसके पीछे कहानी ये है कि एनिमल्स की जो स्पीसीज है वो करीब 12 लाख है। एनिमल्स की जो स्पीसीज है वो 12 लाख है। तो प्रेजेंट वर्ड्स जो थे ना वही काफी नहीं थे, एनफ नहीं थे। और प्लांट की जो स्पीसीज नंबर है वो बेटा 5 लाख है। तो प्रेजेंट वर्ड लैंग्वेज के अंदर जो प्रेजेंट वर्ड थे वो काफी थे, सफिशिएंट थे, है ना। इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफिक नेम और जेनरिक नेम अलग अलग होता है प्लांट्स के केस में। अगर फ्यूचर में प्लांट की स्पीसीज 10 से 12 लाख हो जाएगी तो यहाँ पे भी टोटोनियम्स वैलिड हो जाएंगे। क्लियर क्या? समझ में आया क्या? क्लियर? कि सर क्यों वहां पे नहीं है, क्यों यहाँ पे है ना। अब सुनो आगे वाली कहानी। आगे वाली कहानी में क्या है, देखो, अभी रूल्स खत्म नहीं हुए, रूल्स मैं बता रहा हूँ आगे। रूल क्या है? फिर से मैंने लिख लिया मैंगीफेरा इंडिका। तो देखो, ये क्या है? जेनेरिक नेम है कि नहीं? तो फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैसा होगा? इन कैपिटल। फर्स्ट लेटर इन कैपिटल। याद रखो, जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर कैसा होगा? कैपिटल होगा। ठीक है। बाकी सब स्मॉल होगा और इसका ऑल स्मॉल। समझे क्या? क्लियर है क्या? मैंगी फेरा जेनरिक नेम जो है उसका केवल फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होगा, उसके बाद सारे के सारे स्मॉल होंगे। और स्पेसिफिक एपिथेट में तो सब कुछ ही स्मॉल होगा। क्लियर है क्या? आगे चलें क्या? है ना। एनिमल्स के केस में भी, एनिमल्स के केस में भी उसमें भी कोई अलग से नहीं है, चाहे प्लांट हो या एनिमल। अगर साइंटिफिक नेम लिखा जाएगा तो साइंटिफिक नेम में जेनरिक नेम का पहला लेटर कैपिटल होगा, उसके बाद ये सारे स्मॉल होंगे। क्लियर क्या? अब सुनो अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है कि जिस साइंटिस्ट ने भी नॉमेनक्लेचर प्रपोज्ड किया है, जिस साइंटिस्ट ने भी वो नॉमेनक्लेचर प्रपोज्ड किया है उसका भी नाम लिखा जाएगा। कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका लिन। समझे क्या? शॉर्ट में लिखा जाएगा और ये कैपिटल होगा। भाई नेम लिखेंगे तो लेटर तो कैपिटल होगा ही ना पहला। तो ये करेक्ट है, ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि जिस साइंटिस्ट ने भी नॉमेनक्लेचर दिया हो उसका नेम उस नॉमेनक्लेचर के बाद में लिखा जाएगा इस तरीके से, शॉर्ट में मैंगीफेरा इंडिका लिन। क्लियर है क्या? यहाँ पे किसी को कोई डाउट? आगे देखो,
तो ये जो बायोलॉजिकल नेम्स जो होते हैं, बायोलॉजिकल नेम्स जो होते हैं, वो सब कैसे होते हैं जनरली? लैटिन में, लैटिन लैंग्वेज में होते हैं, और रिटेन किए जाते हैं किसमें? इटैलिक्स में। ठीक है ना? क्यों किए जाते हैं? क्योंकि दे आर लैटिनाइज्ड और ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ठीक है, वो लैटिन में होते हैं और रिटेन किए जाते हैं इटैलिक्स में। समझे? क्योंकि वो इंडिकेट करते हैं, ये इटैलिक्स में क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि इंडिकेट करेगा कि ये लैटिन ओरिजिन से है। समझे कि नहीं समझे? टू इंडिकेट लैटिन ओरिजिन। समझे क्या? हेलो? और अगर आप इस बायोलॉजिकल नेम को अगर आप लिखते हैं, अगर आप इसको लिखते हैं, फ्री हैंड से लिखते हैं या इसको टाइप करते हैं, तो ये सेपरेटली अंडरलाइन भी होना चाहिए। ये सेपरेटली अंडरलाइन भी होना चाहिए। समझे क्या? यस बेटा, ग्रीक में भी होता है, लैटिन लैंग्वेज में भी होता है और ग्रीक में भी होता है, उसमें दिक्कत नहीं है। मोस्टली लैटिन लैंग्वेज में दिए गए हैं, ग्रीक लैंग्वेज में भी है। ठीक है? ठीक है, तो साइंटिफिक नेम जो है लैटिन लैंग्वेज में भी है, ग्रीक लैंग्वेज में भी है। अब आपने सुना होगा क्या बेटा, इटैलिक्स? बेटा इटैलिक्स के बारे में मैंने बोला, अगर आप इसको फ्री हैंड लिखते हैं या इसको आप टाइप करते हैं, तो इसको, आपको जो इसका स्पेसिफिक एपिथेट है, इसका जो जेनेरिक नेम है, आपको उसे सेपरेटली अंडरलाइन करना है। ठीक है? तो जब आप इसको प्रिंट करते हैं तो इसे इटैलिक्स में लिखते हैं। क्यों? ताकि ये इंडिकेट कर सके इसका लैटिन ओरिजिन। ठीक है? क्लियर क्या? अब आपने फॉर एग्जांपल सुना होगा कि जैसे कि साइंटिफिक नेम्स जो है वो लैटिन लैंग्वेज से आए हैं, ग्रीक लैंग्वेजेस से आए हैं, है ना? तो हमने सुना है कि सर ये डेड लैंग्वेजेस होती हैं। मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, कि साइंटिफिक नेम should be derived from Latin और ग्रीक लैंग्वेजेस। एक सेकेंड, आई थिंक इंटरनेट का कुछ इशू हो रहा है। ग्रीक लैंग्वेजेस, ग्रीक लैंग्वेजेस बिकॉज दे आर डेड लैंग्वेजेस। कोई मुझे बताएगा ये डेड लैंग्वेज की कहानी? कोई रीजन बताएगा डेड लैंग्वेज का, कि इसको डेड क्यों बोलते हैं? कि साइंटिफिक नेम जो है वो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है। ऐसा क्यों? कोई बताएगा क्या? क्योंकि इसमें चेंजेस नहीं होते। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, नथिंग गेट एड इन देम एंड और गेट सब्सट्रैक्ट। यस, वेरी गुड। तो ये जो बाकी के बच्चे हैं इस चीज को समझ गए क्या, कि डेड लैंग्वेज का मतलब क्या है? रीजन समझोगे क्या, बताऊं? डेड लैंग्वेज का मतलब समझोगे? देखो, ऐसे मानो
ये गर्ल है जो यूएस से इंडिया में आई है ना। यूएस कौन जाएगा? यूएस में कौन जाएगा? कौन सी गर्ल जाएगी यूएस में? कौन आएगा फिर? देखो, ये एक बच्ची है, यूएस से इंडिया में आई है। कहाँ पे आई है अभी? यूएस में रहती है, इंडिया आई है। ठीक है। वहीं ये एक बालक है यहाँ का, ये एक बालक है यहाँ का जो ऑलरेडी इंडिया में रहता है। ठीक है। तो हुआ क्या कि इन्होंने देखा कि कहीं ना झगड़ा झगड़ा हो रहा है, कहीं पे झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है। ठीक है। लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो इस लड़के ने क्या बोला, ये एक बॉय है जो कहाँ का है, इंडिया का है। सुनो, तो कहीं पर झगड़ा हो रहा है। ठीक है। तो इस बॉय ने बोला कि मैं भाई पुलिस को बुला रहा हूं। मैं किसको बुला रहा हूं? पुलिस को बुला रहा हूं। वहीं ये जो लड़की है यूएस से आई है, इसने क्या कहा, मैं कॉप्स को बुला रही हूं। समझे क्या? तो इंग्लिश में, इंग्लिश की जो डिक्शनरी है उसमें वर्ड्स जुड़ते रहते हैं। जैसे कि पहले पुलिस था, अब बाद में कॉप भी हो गया। लेकिन डेड लैंग्वेज जो होती है जैसे कि लैटिन, वहां पे उस डिक्शनरी में कुछ भी ऐड नहीं होता, कुछ भी चेंज नहीं होता, इसीलिए वो क्या है, डेड है। समझे क्या? क्लियर हो गया? ऐसा कहाँ होता है? इंग्लिश में होता है ना। तो इसको क्या कहूंगा मैं, लिविंग लैंग्वेज कहूंगा कि नहीं? क्यों भाई? समझ में आया? सबको समझ में आया? चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। सर ये जो जेनेरिक नेम होता है ना, जेनेरिक नेम, ये कितने लेटर में होना चाहिए? कुछ ऐसा भी तो होगा भाई। हेलो बेटा, वॉइस आ रहा है क्या? वॉइस इज डिस्टर्बिंग। हेलो 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 हेलो, वॉइस इज क्लियर। हेलो हेलो हेलो, वॉइस इज क्लियर। क्या हो गया? अभी तो आ रहा था ना ठीक से। अभी आ रहा है? हेलो, क्या अभी साउंड क्लियर आ रहा है? हेलो, क्या अभी साउंड क्लियर आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, बेटा नाउ क्लियर। हेलो। ओके। सुनो, सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। हाँ, कि जेनेरिक नेम शुड, भाई आपका जो नाम है, ये जो नाम दिया जाएगा इसमें ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि कितने लेटर का नेम होना चाहिए। क्यों भाई? ये स्पेसिफिक ने स्पेसिफिक एपिथेट का नेम कितने लेटर में होना चाहिए? बोलो। ये जो जेनेरिक नेम है, स्पेसिफिक एपिथेट नेम है, कितने लेटर का होना चाहिए? क्यों भाई? देखो, 3 to 12 लेटर, और ये भी 3 to 12 लेटर। क्लियर है क्या? अब सुनो, यहाँ पे भी मैं बात बताता हूँ। मेरी वॉइस आ रही है ना क्लियर?
कोई इशू नहीं है। हेलो। हेलो। क्या मेरी वॉइस आ रही है? अब सुनो। बट इन 1961, बिफोर 1961, बिफोर 1961, plant name is valid more than 12 letters। समझे क्या? बट बिफोर 1961 प्लांट नेम इज वैलिड मोर देन 12 लेटर। समझे क्या? 1961 से पहले जो प्लांट की नेम 12 लेटर से ज्यादा की वैलिड होती थी, 1961 से पहले अगर प्लांट का नोमेनक्लेचर किया गया है। मेरी वॉइस आ रहा है क्या? हेलो। क्या मेरा वॉइस आ रहा है? हेलो। यस। 1961 से पहले जो प्लांट की नेम 12 लेटर से ज्यादा की वैलिड होगी, याद रखो मैं क्या भैया कह रहा हूँ, कि बिफोर 1961 जो प्लांट का जो नेम है उसमें 12 लेटर से भी ज्यादा होते थे जो कि वैलिड है। आप उसको गलत मत मानना। समझे कि नहीं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको कि 1753 में दिए गए थे और 1961 में ये पब्लिश हुआ। तो एक मैं नाम बताता हूँ आपको, कीटोमियम। कीटोमियम सब्रमिनेला। SUBRA सब्रमिनीला। दिस इज वैलिड। ये नाम वैलिड है। दिस नेम इज वैलिड। ओके। बिकॉज गेव बिफोर 1961। क्लियर है क्या बच्चों? बोलो फटाफट। क्लियर? ये पता करके आना कि ये किसका नेम है। ठीक है? इसको कॉपी कर लो। तो ऐसा पता है क्यों लिखा है मैंने कि ये इससे पहले का ये वैलिड है, आगे वैलिड नहीं होगा? मतलब क्या है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि ICBN ने किसी भी प्लांट का ना तो नेम दिया है और ना ही किसी प्लांट के नेम को चेंज किया है। समझे कि नहीं समझे? ICBN ने किसी भी प्लांट का ना तो नेम दिया और ना ही किसी प्लांट के नेम को चेंज किया। जो था उसको रहने दिया, उसको वैलिड माना। है ना? क्योंकि हमारे चाचा जी छोड़ के गए थे ना, लीनियस अंकल, 1753 पे। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है क्या? और सुनो, एक चीज और बता देता हूँ। अगर मान लो किसी साइंटिस्ट ने कोई नाम गलत दे दिया है ना, किसी साइंटिस्ट ने कोई नाम गलत दे दिया है, तो साइंटिस्ट का जो नेम लिखा जाएगा ना, वो वहां पे ब्रैकेट में लिखा जाएगा। समझे? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, मैंगी फेरा इंडिका लिन। तो अब क्या होगा, मान लो अगर वो नोमेनक्लेचर गलत है, वो नाम गलत है, तो लिन के आगे क्या लग जाएगा? ब्रैकेट लग जाएगा दोनों तरफ। समझे क्या? हेलो। क्लियर? हाँ।
अब लिखो बेटा ट्राइनोमियल सिस्टम। ट्राइनोमियल, बाइनोमियल खत्म हो गया, ट्राइनोमियल सिस्टम लिखो। ट्राइनोमियल में आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में है नहीं, है ना। केवल थोड़ा सा पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर? कि सबसे पहली बात, ये जो ट्राइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्लियर? प्रपोज्ड बाय हग्सले एंड स्ट्रिकलैंड। एक सेकेंड, एक तो ये ऑनलाइन, ये किसने प्रपोज किया था? हग्सले और स्ट्रिकलैंड अंकल थे जिन्होंने इसको प्रपोज किया था। ये नाम याद रखिए, ये नाम पूछा जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ना किसी नेम के कितने कंपोनेंट होंगे? थ्री। क्या होंगे? कंसिस्ट ऑफ थ्री नेम्स। ये क्या कंसिस्ट करता है? कंसिस्ट ऑफ थ्री नेम। कौन कौन से सर? पहला, जेनरिक नेम, LANDT बेटा, LANDT, स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट, और सब स्पेसिफिक एपिथेट। proposed by Huxley, HUXLEY, Huxley and Strickland, STRICKLANDT, LANDT, STRICKLANDT। क्लियर? तो यहाँ पे कितने हैं? तीन नेम है, जो कि ये क्या दर्शाता है? सब स्पेसिफिक नेम, नेम ऑफ वैरायटी। क्या दर्शाता है? अरे, नेम ऑफ वैरायटी। क्लियर है क्या बच्चों? सब स्पेसिफिक एपिथेट, नेम ऑफ वैरायटी शो होगा। इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या है। ठीक है? अब देखो, तो ये सिस्टम कब इस्तेमाल किया जाएगा? आपके मन में आ रहा होगा कि सर अब इस सिस्टम को हम इस्तेमाल कब करेंगे, है ना। तो इस सिस्टम को इस्तेमाल हम जब करेंगे, जब किसी एक स्पीसीज में ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा, तब हम इस सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? क्लियर? तो डिसिमिलरिटी के बेसिस पे स्पीसीज को यहाँ पे सब स्पीसीज में क्लासिफाई कर दिया जाएगा। समझे कि नहीं समझे? मैं लिख देता हूँ, चलो भूल जाओगे नहीं तो। व्हेन मेंबर्स ऑफ एनी स्पीसीज, members of any species have large variations, then trinomial system is used. क्लियर क्या? On the basis of dissimilarity, this species is classified into subspecies. क्लियर क्या? ट्राइनोमियल का है ये। कैसे? अब देखो, मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे।
ब्रेसिका ओलरेसी बोट्राइटिस। ये किसका है? कलीफ्लावर का है। कलीफ्लावर का है। और वहीं देखो दूसरा एक और नाम, ब्रेसिका ओलरेसी, ओलरेसी कैपिटाटा। कैपिटाटा, ये किसका है? कैबेज का। समझे क्या? अब देखो इसमें एक और बताता हूं, ब्रेसिका ओलरेसी कोलोरापा, ये नोल खोल का है। समझे क्या? तो ये क्या शो कर रहा है? जेनेरिक नेम, दिस वन इज जेनेरिक नेम, दिस वन इज स्पेसिफिक एपिथेट नेम, एंड दिस वन इज वेराइटी। समझे क्या? ये है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। हेलो बेटा, ट्राइनोमियल समझ में आया कि जब वेरिएशन बढ़ जाएगा तब क्या करेंगे? उसको ट्राइनोमियल इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर? इसके एग्जाम्पल लिख लेना, क्वेश्चन आता है। ठीक है, और सुनो यहाँ पे, क्या हुआ बेटा? अक्षता नोल खोल। अच्छा, के एन ओ है बेटा, के एन है सबसे पहली बात। के एन ओ एल के एच ओ एल, इसको वाइल्ड कैबेज कहते हैं बेटा, वाइल्ड कैबेज। ये बेटा वाइल्ड कैबेज है। नोल खोल, के एन ओ एल के एच ओ एल। ओके, क्लियर? नोट कर लिया क्या? अब सुनो, मैं इसके रिगार्डिंग भी आपको चीजें बताता हूँ, नॉलेज देता हूँ इसके रिगार्डिंग भी। देखो, हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अगर कोई भी दो मेंबर हैं, अगर दो मेंबर हैं, तो उसको हम लोग सेम स्पीसीज कहेंगे या डिफरेंट स्पीसीज कहेंगे। फर्स्ट वी शुड नो व्हेन टू मेंबर्स आर सेड टू बी ऑफ सेम स्पीसीज और ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अंडरस्टूड? समझ में आया क्या? क्या बोला मैंने? कि भाई जो दो मेंबर हैं हमारे पास, उनको हम लोग सेम स्पीसीज कहेंगे या डिफरेंट स्पीसीज कहेंगे। इसको पहले जान लेते हैं। समझ में आया क्या? हेलो, एम आई ऑडिबल? अब सुनो कि क्या है, कब कहेंगे सेम स्पीसीज और कब कहेंगे डिफरेंट स्पीसीज। इफ टू organisms having less than six variation, if two organisms having less than six variation, अगर किसी भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में छह से कम वेरिएशन है, छह वेरिएशन से कम है,
देन वो क्या होगा, सेम स्पीसीज होगा। क्या होगा, सेम स्पीसीज। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ आया क्या? अगर दो स्पीसीज, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में मोर देन 6 वेरिएशन है, if two organisms having more than 6 variation, then it will be a different species। समझे क्या? सेम स्पीसीज कब कहेंगे, डिफरेंट स्पीसीज कब कहेंगे? क्लियर है क्या बच्चों? तो नंबर ऑफ वेरिएशन पे कि लेस देन 6 वेरिएशन, इट विल बी सेम स्पीसीज। ठीक है कि नहीं? इफ मोर देन 6 वेरिएशन आर प्रेजेंट, देन इट विल बी डिफरेंट स्पीसीज। क्लियर और नॉट? अब मैं देखो एक चीज बताता हूँ आपको, देखो इस चीज को भी क्लियर कर देता हूँ कि कैसे समझोगे इस चीज को। अब आप किसी भी स्पीसीज को आप ले लो, किसी भी स्पीसीज के दो मेंबर को आप ले लो, उसमें एटलीस्ट आपको दो डिफरेंस तो मिलेगा ही मिलेगा। दो डिफरेंस तो होता ही है। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स के बेसिस पे ले लो, कोई लंबा है तो कोई छोटा है, कोई मोटा है तो कोई पतला है। क्यों भाई, डिफरेंस आ गया कि नहीं? कॉमन डिफरेंस है ये। और क्या ले सकते हो? सेक्स के बेसिस पे ले सकते हो, कोई मेल है तो कोई फीमेल है, तो वेरिएशन आ रहा है कि नहीं? तो जब हम फिजिक्स के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे बात करते हैं, तो दीज वेरिएशंस आर इग्नोरेबल। इनको इग्नोर किया जाता है। ये दोनों वेरिएशन क्या हैं? इग्नोरेबल है। समझे क्या? तो नई स्पीसीज को, यानी कि उसका ट्राइनोमियल सिस्टम कब इस्तेमाल करेंगे? सर यानी कि जब एक ही स्पीसीज की दो मेंबर के बीच में वेरिएशन इतना ज्यादा हो कि हम इग्नोर भी ना कर पाए, है ना, और इतना भी ज्यादा ना हो कि हम उसे नई स्पीसीज बना पाए, इसीलिए ट्राइनोमियल सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। समझे क्या? हेलो? क्लियर आया क्या कि ट्राइनोमियल सिस्टम कब इस्तेमाल करेंगे? कि सर जब एक स्पीसीज की दो मेंबर के बीच में वेरिएशन इतने भी कम नहीं हो कि हम इग्नोर कर पाए, और इतने भी ज्यादा ना हो वेरिएशन कि हम न्यू स्पीसीज बना पाए। समझे कि नहीं? तब हम क्या करेंगे? ट्राइनोमियल सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे। क्लियर क्या ये बताओ? कोई भी परेशानी? एक एक चीज क्लियर? क्लियर? आज जितना भी पढ़ाया है इस चैप्टर में, हमने जितना भी सीखा है, वहां पे कोई परेशानी है आपको? ठीक है, तो देखो इससे आगे फिर हम लोग ना अपनी नई क्लास में पढ़ेंगे नया टॉपिक। ठीक है, नई क्लास में नया टॉपिक की स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछना। नेक्स्ट क्लास में मैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को। किसी के मन में कोई डाउट, कोई परेशानी? आज तो घूमने नहीं भेजा ना मैंने लेक्चर में, केवल किसी एक को ही भेजा था, यूएस। नेक्स्ट लेक्चर में भेजेंगे। ठीक है, बाय बच्चों। क्या वो बेटा अक्षता, इज दिस पार्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड? यस बेटा, हम सब कुछ लिविंग वर्ल्ड में पढ़ रहे हैं। लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर, एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड।